नमस्कार, स्वागत है आपका करियर पॉइंट के साथ। मैं हूं आसिया। करियर पॉइंट में हम छात्रों को मदद करते हैं उनके सब्जेक्ट्स के बारे में, उन्हें अपना करियर चुनने में उनकी मदद करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। और इस हफ्ते भी हम छात्रों को एक मज़ेदार विषय पर उन्हें गाइड करेंगे। जो सपना हर किसी माँ बाप का होता है अपने बच्चे को, वो चाहते हैं कि वो आईएएस की तैयारी करें, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करें। तो आज हम आईएएस की तैयारी के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो चलिए, आईएएस की परीक्षा या सिविल सेवा की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक होती है, सभी जानते हैं। सिविल परीक्षा के द्वारा उम्मीदवार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जैसे मुख्य पदों के लिए भर्ती किया जाता है। इसके अलावा स्टेट कमीशन की परीक्षा को पास कर अभ्यर्थी राज्य के उच्च पदों में भी आसीन होते हैं। ऐसे में सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा आईएएस बने, लेकिन इसके लिए तैयारियां आप कैसे करें, ये आज हम आपको बताते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है और ये देश की एक कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा है। इस परीक्षा में विषयों का चयन एक महत्वपूर्ण चरण होता है और इसी पर आपकी तैयारी और सफलता निर्धारित होती है। इसलिए विषय चुनते समय खुद ही निर्णय लें, क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन असंभव नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी की उस विषय में रुचि ही सफलता पाने का मूलभूत आधार है। आईएएस ऑफिसर का देश और समाज में काफी सम्मानित स्थान होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठना और उसे पास करना होता है। अगर आप 12वीं के बाद ही तैयारी करना चाहते हैं तो जानिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए मिनिमम परसेंटेज की कोई शर्त नहीं है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। वैसे इसके लिए आप उस समय भी आवेदन कर सकते हैं जब फाइनल ईयर में हो। सिविल सर्विसेज एग्जाम का आयोजन 3 चरणों में होता है। पहले नंबर पर आपको प्री क्लियर करना होता है। प्री क्लियर करने के बाद ही मेंस में बैठ सकते हैं और मेंस के बाद इंटरव्यू देना होता है। प्री एग्जाम में 2 कंपल्सरी पेपर होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीटेट। सवाल वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव। सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये कुल 400 अंकों के पेपर होते हैं। आईएएस मेंस को 2 टाइप में बांटा जाता है, क्वालिफाइंग एग्जाम और मेरिट एग्जाम। क्वालिफाइंग पेपर में पेपर ए संविधान अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में से एक भाषा, पेपर बी में इंग्लिश, और ये दोनों पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं। मेरिट पेपर के 7 पेपर होते हैं, जिनमें से सभी 250-250 मार्क्स के होंगे, यानी पेपर कुल 1750 अंकों का होगा। सभी पेपर 3-3 घंटे के होंगे। इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। मेंस एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए, आज करियर पॉइंट में हम समझते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की मदद दी जा सकती है और अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ चाणक्य इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा जी मौजूद है। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, हर माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं या तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस बनने के लिए। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो आप समझाएं कि आखिर आईएएस क्या है, इस परीक्षा को कैसे पास किया जाता है, क्या वाकई ये बहुत कठिन परीक्षा होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को जोर नहीं देना चाहिए कि इसी फील्ड में जाए, क्योंकि जब तक किसी को इंटरेस्ट जिस फील्ड का नहीं होगा उस फील्ड में भेजने पर वो ना उसका आगे का अपना फ्यूचर अच्छा लगेगा
और ना वो फिर ढंग से तैयारी करेगा। तो बच्चों को सीधा स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि एक अच्छे करियर को चुनाव करें और उसी फील्ड में जाएं। लेकिन कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, शायद उन्हें गाइड करने की जरूरत होती है। तो ये पेरेंट्स कैसे समझें कि उस बच्चे की एबिलिटी क्या है, क्या बन सकता है उनका बच्चा? बच्चों को समझ नहीं, पहले उनसे पूछें, फिर अलग अलग लोगों से संपर्क करावें। जैसे मान लीजिए कि अभी ग्रेजुएशन के बाद होता है इसकी तैयारी, इसका यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं हम ग्रेजुएशन के बाद, तो उसकी तैयारी 10+2 के बाद भी हमारे पास करते हैं। तो अच्छा है कि उस समय जिस समय बच्चे 10+2 पास आउट होते हैं या फिर एग्ज़ाम दे चुके हों या फिर कुछ लोग हैं जो 10th क्लियर किए हों, उसी समय उनके बच्चों के इंटरेस्ट पर ध्यान दिलाना चाहिए, अलग अलग फील्ड की उनकी जानकारी देना चाहिए और एक्सपर्ट लोग से मिलाना चाहिए कि जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। अलग अलग फील्ड से मिलने के बाद उनकी टेंडेंसी पता चल जाएगा कि वो आईएएस बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या मेडिकल, क्योंकि किसी भी फील्ड को करियर के लिए कोई खराब नहीं होता, सिर्फ उनकी टेंडेंसी जानना जरूरी है। इसलिए पहला तो ये चीज़ है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि क्या कठिन है। कठिन तो देखिए सब कुछ है इस संसार में। कठिन तब तक किसी चीज़ को फील हम करते हैं जब तक कि उसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता होता है। यदि हमें ये पता हो कि किस दिशा में चलना है तो वो स्वाभाविक है, वो कठिन चीज़ ईजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं ये कहूँगा कि यदि मान लीजिए किसी को रांची से यदि जमशेदपुर जाना है और उसको रास्ता पता है तो जमशेदपुर पहुंचना उसके लिए इजी हो जाता है, और यदि पता नहीं है तो भटक के जमशेदपुर की जगह में वो रामगढ़ भी जा सकता है, इसलिए तब कठिन हो जाएगा जी। तो पहले मार्गदर्शन सही हो, प्रॉपर तो ये मार्गदर्शन क्या चाणक्य इंस्टीट्यूट पूरी तरह देता है? जेपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पर किस तरह से कराई जाती है? चाणक्य आईएएस एकेडमी का एक सिस्टम है जिसके तहत ये होता है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल में जितने हमारे 22 सेंटर हैं, जिसमें झारखंड में 3 सेंटर हैं, रांची, हजारीबाग और धनबाद। ये चाहे झारखंड के सेंटर हो या ऑल इंडिया में लेवल में कहीं भी कोई सेंटर हो, तो हमारे पास एक सिस्टम है उसका कि सारे फैसिलिटी दिल्ली से ही प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जीएस का अलग अलग सेक्शन की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के लिए अलग अलग टीचर दिल्ली से ही आते हैं। हिस्ट्री के टीचर हैं तो हिस्ट्री का आएंगे, पॉलिटी का है पॉलिटी का आएंगे, साइंस के साइंस के आएंगे, करेंट अफेयर से करेंट के आएंगे। बिल्कुल टीचिंग का सेंट्रलाइज किया गया है और स्टडी मटेरियल दिल्ली से आता है। टेस्ट सीरीज लेना है तो दिल्ली से आता है, सब कुछ फैसिलिटी दिल्ली से है। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर बाई भी हम देखें तो उसकी भी सारे सुविधा दिल्ली के तहत जैसे ही ब्रांचों में भी होती है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है विनय जी, सारे छात्र वापस लौट गए हैं जो बाहर प्रिपरेशन करते हैं। कोटा एक हब है इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर ज़्यादातर झारखंड के बच्चे जाते प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली में प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा क्या अब यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड होगा, वो सारी तैयारियां वो यहाँ पर कर सकते हैं? क्या रांची वो हब बन पाएगा? जहाँ तक देखिए एक क्या होता है कि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है जी। और जैसे हम चाणक्य इसकी एकेडमिक बात करेंगे तो मैं आपको अभी बताया कि चाणक्य एकेडमी क्योंकि सारे मैनेज दिल्ली से होता है, सिर्फ प्लेस होता है यहाँ पढ़ने का, बाकी स्टूडेंट का काउंटिंग भी होता है सीधे चाणक्य इस एकेडमी का स्टूडेंट है। रांची ब्रांच या धनबाद ब्रांच, हजारीबाग ब्रांच के तौर पर काउंटिंग होता है या अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन वो होते हैं स्टूडेंट चाणक्य इस एकेडमी के, उसकी सेम क्वालिटी है। उसी तरह से मेरा मानना है कि जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड में भी यहाँ काफ़ी संस्था है, रांची में खास करके बहुत संस्था मैं देखता हूँ और अच्छे मेंटेन भी कर रहे हैं। तो बाहर जाने के मेरा सलाह होगा कि उनको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाने में वो एक स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। जिस तरह सिविल सर्विसेज में झारखंड के स्टूडेंट झारखंड में ही हमारे पास पढ़ते हैं, उसी तरह से मैं तो कहूँगा कि इंजीनियरिंग मेडिकल में इंस्टीट्यूट वाले और भी क्वालिटी बढ़ावें और फैसिलिटी पूरे अच्छे से दें। ऐसे इंस्टीट्यूट की गाइडेंस जरूरी होती है, इसके बिना शायद वो कंपटीशन क्रैक न कर पाए। देखिए बच्चे ऐसा मैं नहीं मानता कि इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगे तो नहीं पास करेंगे, लेकिन है उनके लिए इजी हो जाता है और समय भी कम लगता है। उनका जो काम है एक प्रॉपर डायरेक्शन में चला जाता है, मार्गदर्शन उनका होने के कारण वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, ये कहा जाता है विनय जी कि इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कोई 16 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है। तो क्या घंटों का महत्व है? अगर आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना चाहते हैं तो ये महत्व होता है क्या घंटों का? देखिए ये एक भ्रम के तौर पर लोगों को बैठा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी में खासकर एक विद्वान की खोज ही नहीं है। यूपीएससी हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर की खोज में है।
तो यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, उसके कारण है उसके सिलेबस भी जो दिया गया है जो जीएस का वो है 10+2 तक का है, और एक ऑप्शनल है जिसका ग्रेजुएशन लेवल का ऑनर्स लेवल का होता है जो उसकी अपनी चॉइस पर रख सकते हैं। तो सिलेबस टफ नहीं है, लेकिन है का घंटा का महत्व तब हो जाता है जब हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी तैयारी किस दिशा में है पता ही नहीं है, सिर्फ हम घंटा काउंट कर रहे हैं कि इतना आवर तक हमारी पढ़ाई हुई। तो मेरा मानना है कि घंटा से ज़्यादा महत्व रखता है कि हम उचित डायरेक्शन में पढ़ें, सही दिशा में पढ़ें। जी चलेंगे विनय जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, छात्र इस प्रोग्राम को बहुत चाव से देखते हैं, उन्हें बहुत मदद भी मिलती है। लौटेंगे आपके पास, कई और सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है करियर पॉइंट में। हमारे साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे सवाल हम पूछते हैं। विनय जी, आईएएस परीक्षा की तैयारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। छात्रों के कई सवाल होते हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। आपने बताया कि अब कोशिश हो रही है कि रांची में या जहां वो रहते हैं बच्चे, वहीं पर उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके, प्रिपरेशन वो कर सके। चाणक्य जो कि आपने कहा कि खास तौर से तैयारी कराता है जेपीएससी और यूपीएससी की एग्जाम के लिए, तो योग्यता क्या होनी चाहिए बच्चों की, सब्जेक्ट कैसे चुनने चाहिए, मेन सब्जेक्ट में वैकल्पिक विषय कौन से चुनने चाहिए? कई ऐसे सवाल हैं जो अक्सर छात्रों के जहन में होते हैं जो उन्हें मदद कर सके। जहाँ तक है यूपीएससी की बात है तो उसमें ऐसा उसमें नहीं फिक्स किया कि इतना नंबर ही चाहिए जी। बस ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, उस किसी फील्ड से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नंबर की भी बातें नहीं है कहीं भी। क्या ये इंटरव्यू में भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर आप सेकंड डिवीजन हुए लेकिन आपने क्रैक कर लिया तो ये कोई असर नहीं डालेगा? ऐसा कुछ नहीं, चाहे प्रीलिम हो, मेंस हो, इंटरव्यू कहीं भी नहीं है, और ना जेपीएससी में है। फर्क है कि आपकी जो पढ़ाई और आपका राइटिंग, क्योंकि मेंस का नंबर आता है वो होता है राइटिंग पर, और उसमें राइटिंग कम्पैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होना चाहिए। लोग लिखने में विश्वास करते हैं कि लंबा लंबा लिख लें, जब जो कि यूपीएससी की भी से बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ का है जो मैं जिक्र किया, उसको ध्यान में ही रख के उसकी पढ़ाई करना चाहिए। रह गया कि जेपीएससी भी सेम पैटर्न पर है, सिर्फ स्टेट लेवल का एग्जाम है, वो ऑल इंडिया लेवल है, यूपीएससी यही फर्क है। चलिए, ये भी होता है किताब कौन कौन सी ले सकते हैं, कौन सी किताब हेल्प करेगी? प्रीलिम और मेन में हर विषय के लिए किताबें अलग अलग होती हैं, कौन सी किताब को आप लोग सजेस्ट करते हैं? इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यूपीएससी में ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके बाद करेंट अफेयर्स के लिए जैसे चाणक्य में रेगुलर दिया जाता है करेंट अफेयर्स का, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं उनको रेगुलर मिलते रहता है, टू डी पॉइंट उनको बना के रेडीमेड मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है उनको, और साथ साथ जो चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी हम लोग अवेलेबल कराए हैं। और एनसीईआरटी काफ़ी है, उसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा बुक जो भी मार्केट में अच्छा लगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जीएस के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है जी। एक और सवाल है, चाणक्य आईएएस एकेडमी जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा है झारखंड में, रांची में, 3 जगहों पर आपने कहा झारखंड में है, तो क्या ये ट्राइबल स्टेट है, इसके लिए कोई खास सुविधा चाणक्य की तरफ से यहाँ के छात्रों को प्रोवाइड की जा रही है? हम लोग क्योंकि मैं रहने वाला हूँ और हमारे चेयरमैन जो हैं, हम दोनों हमारे बड़े भाई हैं, संस्था के चेयरमैन सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, तो हम लोग झारखंड की रहने वाले हैं, हजारीबाग के। उसके कारण हम लोग ने यहाँ 2-3 सेंटर दिए हैं, जिसमें रांची, हजारीबाग, धनबाद। उसके अतिरिक्त क्योंकि जो दिल्ली का जो फीस है या और सेंट्रल के ऑल इंडिया लेवल में जो फीस है, हम लोग इसको एक खास फिक्स ना करके हम लोग पूरे झारखंड सेंटर में ही किए हैं कि डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट के साथ चलाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 48% के आसपास हम लोग जो फीस है हमारा चाणक्य को, उसमें झारखंड के सेंटरों में डिस्काउंट है, 3 सेंटरों में डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट सभी के लिए या फिर बच्चों का आपने एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसके बाद वो डिस्काउंट उसी हिसाब से वैरी करता है? उसके एंट्रेंस टेस्ट और कुछ स्कॉलरशिप हमारे बीच में आता है, जो इस डिस्काउंट के अतिरिक्त हम अलग से देते हैं जी। तो वो अलग अलग सेंटर में अलग अलग टाइम में होता है। जैसे अभी धनबाद सेंटर में और हजारीबाग सेंटर में भी शुरू किया गया है, जो उसको मार्क्स और टेस्ट के आधार पर उसको इसके अतिरिक्त जो झारखंड का किया गया डिस्काउंट, इसके अतिरिक्त भी और भी डिस्काउंट उसमें दिया जा रहा है। तो अलग अलग सेंटर में अलग अलग टाइम में होता है, बाद
कभी फिर रांची में भी होगा। इस तरह हम लोग अलग अलग टाइम में फिक्स करते हैं जो वो दे सकते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन में इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, सारी एकेडमी बंद है, तो ऐसे में आप कैसे छात्रों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर उन्हें कैसे हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें? हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी या फर्ज हमारा था कि स्टूडेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पढ़ रहे थे उनके लिए हमारे सारे फर्ज था। उसके लिए हमारे मेन जो संस्था के हैं चेयरमैन जो सक्सेस गुरु ए के मिश्रा सर, उनके बारे में जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो वो इसको इमीडिएट एक्शन में लेते हुए दिल्ली से ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट करवा दिए। जो सारे सेंटरों को, हिंदी मीडियम वाले को, इंग्लिश वाले को, सारे के अलग अलग मीडियम के तौर पर उनको जोड़ दिया गया और उनकी क्लास चल रही है, उनके पढ़ रहे हैं और वही क्वालिटी उनको दिया जा रहा है। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर उनको ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में क्लास शुरू करेंगे, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हमारा इस तरह का सुविधा। चलिए, यानी लॉकडाउन में भी बच्चों को फर्क नहीं पड़ा, क्लासेस वो ले रहे हैं। देखिए, फर्क तो कुछ ना कुछ सबको पड़ा है लेकिन हम लोग से जो बन पाता उस सुविधा को हम लोग अवेलेबल कराए हैं। विनय जी, आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग, हिंदी मीडियम वालों के अलग, तो क्या ये क्लासेस भी जब चलती है एकेडमी तो बाइफरकेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें अलग, हिंदी मीडियम वालों को अलग? यूपीएससी का जहाँ तक बात है और लैंग्वेज क्या है, मैं ये कहूँगा कि लैंग्वेज का यदि हम जिक्र करें तो जो हम अपने मस्तिष्क में जो चीज़ सोचते हैं उसको दूसरे तक पहुँचाने का एक साधन है जी। तो वो लैंग्वेज, भाषा कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश और कोई लैंग्वेज हो सकता है। तो हिंदी जो बच्चे शुरू से हिंदी में पढ़े हैं तो स्वाभाविक है कोई इंग्लिश में उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। हालांकि ये क्वालिफाइंग इंग्लिश का है लेकिन उसका एक लेवल वहीं तक है। तो उनको हम लोग हिंदी में उनको अवेलेबल भी कराते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कराते हैं। और एक मानसिकता है कि हिंदी वाले का शायद नंबर कम आएंगे तो वो गलतफहमी का, उस डॉट का शिकार ना बने। यही बहुत बड़ा सवाल सबके ज़हन में रहता है कि हिंदी मीडियम वाले तो शायद कंपटीशन नहीं निकाल पाए, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर जब इंटरव्यू की बारी आए तो शायद उसमें रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटरव्यू भी आप दे सकते हैं अच्छे से हिंदी मीडियम में। साथ साथ मैं एक और भी आपको ये बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट के एक दिमाग में होता है, खास करके जैसे झारखंड में, कि नहीं यूपीएससी बहुत टफ है और तो जेपीएससी की तैयारी करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि यूपीएससी क्या तैयारी करना चाहिए, जेपीएससी वाले को भी करना चाहिए जिनका एज यूपीएससी में बचा हुआ है। फायदा उनका ये होता है कि उनका स्टैंडर्ड काफी ऊपर हो जाता है। जैसे हम टारगेट बड़े लेते हैं तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति अचीव इजिली होता है, लेकिन हम टारगेट ही छोटा ले लिए, उससे मतलब डाउन ले लिए। जेपीएससी भी टारगेट छोटा नहीं है कंपैरिजन में, लेकिन यूपीएससी के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो हमारा टारगेट हमेशा यूपीएससी होना चाहिए। लगातार जेपीएससी में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अभी अंकिता राय भी टॉपर थी, वो चाणक्य में पढ़ती थी, कैसे प्रिपरेशन कराते हैं? देखिए, इसका यही कारण है कि जो अभी मैं जिक्र किया कि वो तैयारी यूपीएससी की कर रही थी जी। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थी, उसके बाद उसको इंजीनियरिंग से हटके उसका यूपीएससी में आने की इच्छा हुई तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में वो स्टेट लेवल का भी एग्जाम दी जिसमें वो झारखंड टॉपर बनी और साथ में 63 जो बीपीएससी हुआ उसमें भी वो एज एसडीएम उसका भी वहाँ अचीव की है पोस्ट। तो एक साथ उसको दो जगह का सफलता मिला है। उसका कारण है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो हमेशा आपको गोल ऊंचा रखना चाहिए, गोल ऊंचा रखना चाहिए। तो चाणक्य का तैयारी यूपीएससी जिनका हुआ है उनके रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है। इस बार 6th जेपीएससी में भी रिजल्ट बहुत अच्छा होने का कारण यही है कि हम मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट हर सेंटर में वो यूपीएससी के हैं। जेपीएससी का रिजल्ट हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा तीनों सेंटरों में हजारीबाग से हुआ है। उसका कारण है कि बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और जब मौका मिला तो उनके मन में जो जेपीएससी के प्रति जो लगाव था उसको दिए और अचीव किए हैं और काफ़ी अच्छी सफलता है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जितने भी हमारे स्टूडेंट सफल हुए हैं और हमारे जो चाणक्य बाहर के भी हुए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वो आगे भी बहुत, मेरा ही शुभकामना भी होगा और एक संदेश भी होगा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, बिल्कुल लालच बीच में ना लावें,
झारखंड निश्चित आगे ये बढ़ेगा। बहुत अच्छी फीलिंग रहती होगी विनय जी, जब आपके इंस्टीट्यूट से बच्चा पढ़े और वो उसका मुकाम वो हासिल कर ले, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती होगी। इससे और बच्चे भी मोटिवेट होते होंगे, जो एकेडमी में और ज़्यादा बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होते होंगे ऐसे बच्चों को देखे। क्या उन्हें भी आप बुलाते हैं ऐसे इंस्पिरेशनल स्पीच के लिए या मोटिवेट करने के लिए? हाँ, हमेशा हमारे पास होता है, जो यूपीएससी में सक्सेसफुल हुए हैं वो हम अपने सेंटर में बुलाते हैं। सेंटर में बुला के उन लोग को अपने जो प्रेजेंट स्टूडेंट होते हैं उनसे हम लोग मिलाते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं उनको काफ़ी लाभ होता है। वो समझ पाते हैं कि हमारे जैसा ही एक स्टूडेंट जो हमसे पहले ज्वाइन किए थे चाणक्य में और पढ़ाई करते हुए अचीव किए हैं, एक अच्छा पोस्ट लाए हैं, उसी तरह से जेपीएससी वाले भी सक्सेस होते हैं, उन्हें भी हम सम्मानित भी करते हैं, स्टूडेंट के बीच में मिलाते भी हैं। हमारा दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल में सम्मान समारोह भी होता है। जब भी रिजल्ट आता है तो दिल्ली में बुलाया जाता है और खुद सक्सेस गुरु और साथ साथ कोई बड़े हस्ती के बीच में उनको सम्मानित किया जाता है। विनय जी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे में भी नहीं हुआ, तो इसकी तैयारी के साथ क्या और कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है कि जिसमें आप फिर मूव कर जाएं? यूपीएससी में अपने आप ही विकल्प है, क्योंकि पैसेंस की उसकी तैयारी पहले तो मानना ही नहीं चाहिए कि सफलता नहीं मिलेगी, फर्स्ट। दूसरा है कि उसमें अपने आप ही विकल्प है। जैसे स्टेट लेवल में आप यदि यूपीएससी की तैयारी बच्चा कर रहा है तो उसमें स्वाभाविक उसके स्टेट लेवल का अचीव कर सकता है। उसके लिए अवसर के रूप में स्टेट लेवल का है, जैसे जेपीएससी है, यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का, बहुत पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी वो चाहें वो दे सकते हैं। खास करके हिंदी एरिया में उनका कंपलसरी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और वो हिंदी एरिया में दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे आपका अंकिता भी उसी तरह का है, वो जेपीएससी की भी दी, बीपीएससी की दी, दोनों जगह सफल हुई। चलिए, और एम यूपीएससी का रहा तो उसको दोबारा देकर हो सकता है उसमें भी सफलता मिल जाए, तो एम हमेशा ऊपर रखना चाहिए। विनय जी, एक और दिक्कतें आती हैं झारखंड के बच्चों में, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं या फिर जो ट्राइबल हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूट में जो फ़ी रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने हालांकि बताया कि चाणक्य में यहाँ पर कुछ परसेंटेज कम किया गया, लेकिन क्या ऐसे बच्चों को जो तेज तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वो फ़ी नहीं दे पाते हैं इंस्टीट्यूट को, तो उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था है? हमारे पास उसके लिए स्कॉलरशिप भी है जो बीच बीच में हम लोग लेते हैं, पहला है। दूसरा चीज़ है, कई बार होता है कि यदि वैसी आ जाए तो मैं खुद उससे मिलता हूँ, बात करता हूँ और मुझे लगता है कि जेन्युइन केस है, पढ़ाई में अच्छा है और साथ साथ ये गरीब है, तो मैं बिल्कुल फ्री भी कई स्टूडेंट को किया हूँ और कुछ स्टूडेंट उसमें रिजल्ट भी दिए हैं जो जिनको फीस हम लोग नहीं लिए और वो रियल में रिजल्ट भी बनाए हैं। हमेशा हमारे पास कुछ स्टूडेंट फ्री में पढ़ते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि वो रियल गरीब हैं, पहला। दूसरा चीज़ है, क्योंकि आप यदि गरीब कोई रियल में नहीं है तो आप गरीब का हक मार रहे हैं, इसलिए पहला गरीब होना चाहिए, यदि है तभी उसमें फ्री उसको मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि वो पढ़ाई में भी सिंसियर हो, ना गरीब भी हो और पढ़ने में भी नहीं है तो फायदा नहीं है। एक उसका जितने आप स्टूडेंट को करते हैं तो रियल स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। अपने एम को लेकर गंभीर हो वही इसमें और हमारा एम हमेशा होता है कि आप पढ़ने में या पहले नंबर आप कम लाए तो हमारा उससे कोई फर्क नहीं है। हमारा है कि आप आगे सिंसियर होंगे और आपका व्यू क्लियर है तो हम निश्चित आपको आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा है। बहुत जगह होता है कि नहीं, यदि आप अच्छे हैं तभी हम आगे आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चाणक्य की ये हमारा थ्योरी नहीं है, ये हमारे सक्सेस गुरु का थ्योरी ये अच्छा है कि आप ले आए, उसके बाद आप उनको फिर शेप दें, उनको तैयार बने हुए हम क्या बनाएंगे जी। हमारा मानना है आप सिंसियर हो, बाकी बनाना हमारा काम है। एक और बात विनय जी, जो एग्जाम देते हैं यूपीएससी या जेपीएससी के, टाइम उसमें कितना वैल्यू मैटर करता है? अगर आप एग्जाम देने के लिए आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, कितना ज्यादा आप टाइम को ध्यान देंगे, मैनेज करेंगे उसे? तैयारी के बीच में जैसा मैं बताया कि उसको बार बार ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन बार बार करें जी। और बहुत बुक पढ़ गए लेकिन आप लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक सिलेक्टेड बुक पढ़ना है। साथ साथ आप एकेडमी में, चाणक्य जैसे एकेडमी में, तो आपको क्योंकि नेशनल लेवल की संस्था है, सेम क्वालिटी सेम लेवल से चल रहा है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यदि एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो टाइम को भी ध्यान रखना है, खास करके प्रीलिम आप देने के समय में,
कि वो क्वेश्चन के आप टच नहीं करें जो आपको पता ही नहीं, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग भी होता है प्रीलिम में और उससे नंबर आगे आने के बदले कम हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा जिसमें आप श्योर हैं उसी को टच करना चाहिए। जी चलिए, बहुत अच्छी बातें विनय जी ने बताई हैं हमारे स्टूडियो में। उम्मीद है कि इससे जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी, या जो सपना देखते हैं कि उन्हें IAS बनना है वो भी इससे इंस्पायर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय मिश्रा जी, हमारे स्टूडियो में आप आए। तो आज के लिए करियर पॉइंट में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 11 भारत के साथ।